नमस्ते बच्चों, हम अपने अगले वीडियो पर आ रहे हैं। कल हम लोगों ने देखिए अपेक्षित अधिगम के 2 पार्ट कवर कर लिए हैं। पहले पार्ट में हमने अपेक्षित को क्लियर किया, दूसरे खंड में दूसरे पार्ट में हमने अधिगम को कवर किया और अब हम पूरे लाइन को लेते हुए यानी कि चैप्टर को अपने स्टार्ट करते हुए चलते हैं। इनके बारे में हम देखेंगे कि अपेक्षित अधिगम स्तर, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों की छात्रों की न्यूनतम योग्यता को देखना होता है। न्यूनतम योग्यता कितनी है, उसकी न्यूनतम यानी कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग कितना है, ये फाइंड आउट करना होता है, ये मालूम करना होता है, ये ज्ञात करना होता है। किसको? शिक्षक को। तो उसके लिए उसके आधार पर हमें जैसे कहते हैं ना कि इस चीज को करने के उद्देश्य क्या, जैसे कोई चीज हम करते हैं उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं। हमारा उद्देश्य क्या होता है उस कार्य को करने के लिए। तो उसी प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी, तो उसमें अपने इस पर्टिकुलर चीज को क्रियान्वयन करने के लिए, जैसे बोलते नहीं कि फिर से पूरा एकदम से क्रियान्वयन करना, किसी चीज को सुधारीकरण करना, तो किस तरीके से किया गया, किस तरीके से करा जाए, उसके लिए उद्देश्य कुछ रखे गए थे। तो क्या क्या उद्देश्य थे उन पर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हमारे पहले उद्देश्य की तरफ अगर हम बढ़े, जैसे हम कहते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा जो थी हमारी यानी कि शुरुआती शिक्षा, उसमें क्या था, जो व्यक्तित्व विकास का था, व्यक्तित्व विकास का माध्यम क्या था कि राष्ट्र विकास की धुरी। कहने का मतलब है अगर एक प्रति बच्चे का हम विकास करेंगे, हर एक बच्चे का विकास करते हैं, तभी हमारे राष्ट्र का विकास संभव होगा। तो इसी को हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समझा गया और उसके आधार पर कुछ उद्देश्यों को रखा गया, जिसमें से हम पहले उद्देश्य की चर्चा करें अगर, तो सभी छात्रों को बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना। सभी छात्रों को बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना। इसका मतलब आता है कि जो भी छात्र है, हर एक छात्र अलग अलग जनसमूह से होता है, अलग अलग जाति से होता है, अलग अलग वर्ग से होता है। ठीक है, अलग अलग पर्यावरण वातावरण उसका अलग होता है, हर एक छात्र का सब चीज अलग होता है। आप ये कहें कि हर छात्र का परिवेश, पर्यावरण और घर का माहौल, खान पान सब कुछ एक जैसा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए सबकी जो लर्निंग लेवल है, जो अधिगम स्तर है, वो सबका भिन्न होता है। तो उसके आधार पर उनको कहने का मतलब है कि बिना किसी भेदभाव के, कि अगर कोई बच्चा किसी अन्य जाति का है, निम्न जाति का है और उच्च जाति का है, तो उच्च जाति के आगे निम्न जाति के बच्चे को, छात्र को हम उसकी अवहेलना करें, उसकी मतलब उसको नकारे, तो इस तरीके का व्यवहार एक शिक्षक को नहीं करना चाहिए। उसी के साथ बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तापरक शिक्षा, गुणवत्तापरक यानी कि वैल्यूएबल शिक्षा, जो बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हो, जो या ये कह लीजिए जो उनके कक्षा और विषय से जुड़ी हुई हो, उस शिक्षा को उनको प्रदान करना। ठीक, सेकेंड पॉइंट हमारा आता है विविध छात्रों के उपलब्धि स्तर की विषमताओं को समाप्त करना। विविध छात्रों के उपलब्धि स्तर, जो अलग अलग प्रकार के छात्र होते हैं, अलग अलग प्रकार है। कोई होता है जो निम्न गति से सीखता है, कोई मध्यम गति में सीखता है, कोई उच्च गति में। कहने का मतलब कोई एक ही टाइम 2 टाइम समझाने में आपके समझ आता है। कुछ छात्र होते हैं जब आप उनको 5-6 बार समझा दे तब समझते हैं। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जब आप उनको कई बार जैसे रोज वही चीज याद कराते हैं तो याद करते हैं, लेकिन अगर आप उन चीजों को 10-12 दिन छोड़ देते हैं तो फिर उस चीज को भूल जाते हैं। तो विविध प्रकार के छात्र होते हैं, उनके उपलब्धि स्तर, अचीवमेंट लेवल जो होते हैं, उनके जो उपलब्धि स्तर होते हैं, उनमें काफी डिफरेंसेस होता है, विषमताएं होती हैं। विषमताएं मतलब डिफरेंसेस होता है, उसी को समाप्त करना किसका कार्य है? एक शिक्षक का कार्य है। अगर हम आगे बढ़े, शिक्षक के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना और दिशा प्रदान करना। एक शिक्षक को ये चाहिए कि वो एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके एक बच्चों को दिशा प्रदान करें। कहने का मतलब है शिक्षक की ड्यूटी खाली चैप्टर कवर करना नहीं है कि उसने जो क्लास का चैप्टर है, क्लास का पाठ्यक्रम है, उसको पूरा कर दिया, उसकी ड्यूटी फुलफिल कर दी। नहीं, चैप्टर फुलफिल करना नहीं है। चैप्टर में, पाठ में जो वस्तु दी गई है, जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं, जो उसमें बच्चों को ज्ञान वर्धक चीजें दी गई हैं, उनको बच्चों तक पहुंचाना। तो
शिक्षक के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें कि छात्र का स्पष्ट लक्ष्य क्या है, कि अगर वो चौथी कक्षा का छात्र है, पांचवी कक्षा का छात्र है, तो पांचवी कक्षा के छात्र का जो सिलेबस होता है उसको कवर करना। सिलेबस मतलब कहने का तो उसका पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में दिए हुए जो पाठ हैं उनके बारे में उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए। और शॉर्टेस्ट में अगर मैं बात कहूँ तो शिक्षक का लक्ष्य खाली पाठ को या उसके पाठ्यक्रम को पूरा करना नहीं है, जबकि उसकी महत्वता को छात्रों तक पहुंचाना है, उसके वैल्यूबल चीजों को कि पाठ में कह क्या रहा है उसके बारे में उसको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब हम अपने चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं। चौथा पॉइंट हमारा कह रहा है कि छात्रों की कठिनाइयों का निराकरण करना। छात्रों की कठिनाइयों का निराकरण करना। कठिनाइयां इन द सेंस, अब कठिनाइयां किसी भी तरीके की हो सकती है। कठिनाइयां बच्चे को समझने में हो सकती है कि आप जिस शैली में समझा रहे हैं वो शैली उसको समझ में नहीं आ रही है। कठिनाइयां हो सकती है कि उसका बुद्धि लेवल बहुत ही निम्न स्तर का, आपके समझाने का स्तर बहुत ही उच्च वर्ग के हिसाब से हो, बच्चे को दिक्कत आ रही है। कठिनाइयों में आ जाता है कि आप ये समझ रहे हैं कि बच्चा जो है बहुत अच्छे परिवेश से आ रहा है, क्योंकि आपके 10 बच्चे अच्छे परिवेश के तो वो भी वैसा ही होगा, आप उस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं। तो ये सारी कठिनाइयां कि बच्चे के घर का माहौल जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो आप इन सब बातों को, कठिनाइयों को लेके उसका निराकरण करना किसका काम है, एक शिक्षक का काम है। तो छात्रों की कठिनाइयों का निराकरण करना, सलूशन करना। ठीक है, अब मैं फिर से इस पॉइंट को रिपीटेशन में ला रही हूँ। सभी छात्रों को बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना, विभिन्न छात्रों के उपलब्धि स्तर की विषमताओं को समाप्त करना। विषमता मैंने बता दिया आपको कि जो डिफरेंसेस होते हैं, शिक्षक के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। स्पष्ट लक्ष्य मतलब कि जो मोटो है बच्चे का, अगर बच्चा छठी क्लास का है तो उसका एक लक्ष्य है कि 6th क्लास पास करनी है, लेकिन कैसे पास करनी है, जो उसका पाठ्यक्रम है 6th क्लास का वो उसको आना चाहिए, उसकी गुणवत्ता आनी चाहिए। ये नहीं कि खाली सिलेबस टीचर ने पूरा करा दिया लास्ट तक बस, और बाकी के पाठ उसको बच्चों को याद ही नहीं है, उनके मतलब पता ही नहीं है। अगर छात्रों से पूछा जाए ये वाला चैप्टर तुम्हारे में था, तो छात्र कहेगा है ही नहीं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। बच्चे को जितना पाठ्यक्रम आप करा रहे हैं वो उसको आना चाहिए, उसकी महत्वता उसको जाननी चाहिए। आखिरी हमारा कह रहा है कि छात्रों की कठिनाइयों का निराकरण। अगर किसी बच्चे के पास कोई समस्या है कि वो पढ़ने में कमजोर है या कुछ घर का माहौल गड़बड़ है, घर में काम ज्यादा, वो नहीं कर पाता पढ़ाई लिखाई, तो उसकी इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी, सॉर्ट आउट करना भी टीचर्स का ही काम है। ये हमारे हो गए कुछ उद्देश्य। अब हम अपेक्षित अधिगम के आवश्यकताओं पर आते हैं कि आखिर हमें या यूं कह लीजिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी। ये मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग को फाइंड आउट करने के लिए कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग या ये कहिए एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ लर्निंग क्या होनी चाहिए छात्रों की, इसको पता करना, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जरूरत क्यों पड़ गई, तो उसकी आवश्यकता क्या थी, अब हम उन पर चर्चा करेंगे। अभी हम लोगों ने उद्देश्यों की बात करी, अब हम लोग इसकी आवश्यकता की बात करेंगे कि आखिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1986 में जो थी उसको आवश्यकता क्या पड़ी, क्या जरूरत पड़ी छात्रों का न्यूनतम स्तर जागृत करने के लिए या जानने के लिए कि शिक्षा को जानना चाहिए कि हर एक प्रत्येक छात्र का न्यूनतम स्तर, शिक्षा का न्यूनतम स्तर है क्या उसका, तो उसकी आवश्यकता क्या पड़ी। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा कि हम कहते हैं कि छात्रों के, पहला पॉइंट कहता है छात्रों के स्तर में अंतर। छात्रों के स्तर में अंतर, छात्रों के स्तर में अंतर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर छात्र जो है भिन्न भिन्न लेवल का होता है। ठीक है, कोई जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया आपको, कोई बहुत ही धीमी गति से सीखने वाला होता है, कोई उससे मध्यम गति में सीखने वाला होता है, कोई बहुत फास्ट सीख लेता है चीजों को, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको जैसे मूढ़ बुद्धि कहते हैं कि जिनको आप जितना भी सिखाते हैं वो उस समय तक याद रखते हैं, लेकिन अगर आप कुछ अंतराल दे दें 15 दिन का उस चीज के लिए तो वो उस चीज को भूल जाते हैं। तो हर प्रकार के स्तर में अंतर होता है बच्चों का, भिन्न भिन्न कौशल। तो वहीं पर हम क्या करते हैं छात्रों को, किसी जब हम जो छात्र पढ़ने में अच्छा होता है या उसका बौद्धिक लेवल अच्छा होता है तो उसको हम पढ़ा देते हैं अपनी विधि से, लेकिन जब छात्र कमजोर होता है या न्यूनतम लेवल का होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, क्रियात्मक विधि को अप्लाई करते हैं। जैसे कहते हैं कि हम गेम की विधि से,
क्या कहते हैं उसे, कुछ टीएलएम यूज करके, शिक्षण अधिगम की सामग्रियां जो होती हैं उनको यूज करके। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ाते हैं बच्चों की तरफ और बच्चे उससे अट्रैक्ट होके छात्रों के मतलब हम उनके एजुकेशन को, शिक्षा को, अपने पाठ्यक्रम को उस प्रकार से पूरा करते हैं। क्योंकि एक शिक्षक का मकसद होता है, मोटा होता है कि अपने छात्र को पूर्णतः हर छात्र तक पहुंचाना, पहली बेंच से लेके आखिरी बेंच तक के छात्र को वो पाठ्यक्रम आपका समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर आता है कि भिन्न भिन्न कौशलों को, भिन्न भिन्न स्तर के छात्रों को अपने भिन्न भिन्न लेवल से शिक्षक की ड्यूटी बनती है कि अपने पाठ्यक्रम को पूरा कराया जाए। ठीक है, अब हम सेकेंड पॉइंट में आते हैं जहाँ पर ये कहता है कि छात्रों के क्या कहते हैं, छात्रों का गिरता हुआ स्तर, छात्रों का गिरता हुआ स्तर। अब छात्रों का गिरता हुआ स्तर का मतलब क्या हुआ, तात्पर्य क्या हुआ कि जब हमारी टेक्नोलॉजी, या हम कहें कि जब हमारे पढ़ाने का तरीका, अगर हमारा लेवल पढ़ाने का अच्छा नहीं है तो छात्र क्या होते हैं, पढ़ने का अपना जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है वो नीचे की तरफ आती है, वो रुचि नहीं लेते हैं, पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं, गति नहीं बढ़ती है। तो जब रुचि नहीं लेते हैं तो गति नहीं बढ़ती, जब गति नहीं बढ़ती है तो क्या होता है, छात्रों का जो स्तर होता है वो गिरता हुआ चला आता है। इस प्रकार से कि जो उसे पढ़ना है वो पढ़ने का लेवल क्या हो रहा है, जैसे इस क्लास में उसको इतना आ जाना चाहिए, लेकिन पढ़ाने का तरीका या शिक्षक के डील करने का तरीका बढ़िया नहीं था, तो छात्र ने सीखा कम। जब छात्र ने सीखा कम उम्र के अनुसार तो उसका लेवल गिरता चला गया, गिरा कि नहीं गिरा। तो छात्रों का गिरता हुआ स्तर ये कहता है कि बच्चा जब शिक्षक उस पर ध्यान नहीं देता या पढ़ाने की प्रक्रिया अपनी उस प्रोसेस ढंग से नहीं कर रहा है, जैसे बोलते हैं कि जो हमारा अधिगम का लेवल होता है या प्रकार कह लो कि अधिगम किस प्रकार से कराना चाहिए, तो अधिगम हम कराते हैं छात्रों को कुछ ज्ञानात्मक तरीके से, कुछ भावात्मक तरीके से, कुछ क्रियात्मक तरीके से। कहने का मतलब है ज्ञानात्मक कौशल में हम बच्चों को क्या करते हैं, लिखना, पढ़ना, उनकी मासिक परीक्षाएं लेना, उनकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं लेना, उनकी वार्षिक परीक्षाओं को कंडक्ट करना, गृह कार्य देना, मौखिक टेस्ट लेते हैं। तो ये सारे जो क्या होते हैं ज्ञानात्मक कौशल को हम बच्चों को देखते हैं। भावात्मक में क्या करते हैं, भावात्मक में हम बच्चों से कुछ क्या करते हैं, समस्या प्रधान कुछ क्वेश्चन देते हैं, उनको बच्चा सॉल्व करता है, लोगों में तर्क वितर्क करवाते हैं, संबंध स्थापित करवाते हैं कि इसका संबंध किससे है, इस जानवर की आवाज कौन सी होती है, दोनों लिख दी, बच्चे ने संबंध बताया, ये भावात्मक हो गया। अब क्रियात्मक क्या है, बच्चे को हमने पीटी करा दी, एक्सरसाइज व्यायाम करा दिया, योगासन करा दिया, ये सारी चीजें जो हमारी होती है ये क्रियात्मक में आ जाती हैं। तो ये तीनों चीजें जो हैं ये हम छात्रों के स्तर को बढ़ाने के लिए करेंगे। जब शिक्षक ये सब चीजें नहीं करता है तो छात्रों का स्तर क्या होता है, नीचे की तरफ गिरने लगता है। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है जिसमें हम कहते हैं कि आवश्यकता क्या कहती है, तीसरे में कहती है अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या। अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या, इस पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा आप लोग, ये पॉइंट थोड़ा सा कठिन है। अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या, थर्ड पॉइंट हमारा कह रहा है अपव्यय और अवरोधन। अब देखिए अपव्यय वर्ड आप जो सोच रहे होंगे ये नया वर्ड है, नया क्या, अच्छा बताइए व्यय का मतलब क्या होता है, व्यय का मतलब क्या होता है, व्यय का मतलब होता है खर्च करना। खर्च क्या हुआ, यही तो हुआ। अब मतलब क्या हुआ, ऊपर कितना खर्च हुआ, यानी कि अधिक कितना खर्च हुआ। अवरोधन मतलब अवरोध पैदा करना, किसी के आगे बैरियर बन के खड़े रहना, बांध बन के खड़े रहना, या यूँ कह लीजिए कि दो लोग खड़े उनके आगे मैंने कोई एक सामान रख दिया, अब वो कैसे निकलेगा, है ना। या इस सीट पे किसी को बैठना था, इस सीट पे हम जैसे बस में जाते हैं तो बस में बैठते हैं तो क्या करते हैं, बगल वाली सीट पर अपना बैग रख देते, क्यों कि वो हमारे घर का बच्चा बैठेगा, हमने सीट को कवर कर ली,
अगला बच्चा आता, अगला मेंबर आता, वो बैठ जाता, लेकिन नहीं, हमने वो सीट कवर कर ली किसी अगले के लिए, वो अगला आया ही नहीं लेकिन सीट कवर है। ये क्या किया, ये उस व्यक्ति के लिए मैंने अवरोधन पैदा किया। और अपव्यय किसी भी एक वस्तु पर एक से ज्यादा बार का खर्चा होना, समझ रहे बात को, किसी भी एक वस्तु पर एक से ज्यादा बार खर्चा होना वो अपव्यय कहलाता है। ठीक, अब मतलब ऊपर यानी ज्यादा खर्चा। अब देखिए मैं इसको समझाती हूँ। जैसे कि पहले क्या होता था कि जैसे छात्र पढ़ रहे हैं, अब वो छात्र पढ़ा, उसको पढ़ने में अच्छा नहीं था तो वो पास नहीं कर पाया, वो फेल हो गया। ठीक, अब फेल होने पर छात्र ने क्या किया, या तो पढ़ाई छोड़ दी और या उस कक्षा में दोबारा पढ़ा। अगर उसने पढ़ाई छोड़ दी तो वो जगह एक सीट खाली हो गई। ठीक है, अगर वो दोबारा पढ़ रहा है तो वो सीट पर, एक सीट पर 2 बार पढ़ रहा है। अब एक सीट पर, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, फोर्थ क्लास है, फिफ्थ क्लास है। ठीक, अब इसका बच्चा अगर फेल हो जाता है, सेकंड क्लास का 2 बच्चे फेल हो गए, बाकी पास हो गए। अब इस क्लास के बच्चे पास हो गए, सारे यहाँ पहुंचे, इनको भी एडमिशन इसमें लेना है। इसमें जो फेल हो गया उसको आप हटा नहीं सकते हो, तो इसका बच्चा कहाँ चला जाएगा। ये इनमें से 2 बच्चों के लिए ये 2 बच्चे अवरोधन की समस्या पैदा कर रहे हैं और इन बच्चों पर दोबारा खर्चा हो रहा है, ये अपव्यय हो रहा है। समझ रहे बात को। तो अपव्यय की समस्या ये होती है कि किसी भी एक छात्र पर 2 बार एक्सपेंडिचर होना, खर्च होना। अवरोधन, यदि बच्चा 2 बार पढ़ रहा है तो आने वाले बच्चों के लिए क्या पैदा कर रही समस्या, अवरोधन की समस्या। तो ये अपव्यय है, ये अवरोधन है, यही है इसमें आवश्यकता है कि इन चीजों को पूरा करने के लिए, दूर करने के लिए समस्याओं को, अपव्यय अवरोधन को क्या करते हैं, हमने ये आवश्यकताओं को समझा और फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति डाला, और जिसमें कि हड़ताल समिति ने ये प्रॉब्लम सॉल्व की थी, जहाँ पर, क्योंकि अपव्यय अवरोधन वाली समस्या हमारे अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है, ब्रिटिश समाज से। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया गया कि हम बच्चों को, किसी भी छात्र को फेल नहीं करेंगे, उसकी रणनीति अपनाई गई। और फेल न करने की रणनीति अपनाई गई कि बच्चों को आगे की कक्षाओं में पास करना है, ताकि वो बच्चा किसी भी छात्र के लिए अवरोधन न पैदा कर सके और किसी भी एक छात्र पर 2 बार, 1 बार से ज्यादा का खर्चा ना हो। ठीक, तो इस समस्या को सॉल्व किया। ये 3 पॉइंट आपके हो गए। छात्रों के स्तर में अंतर, छात्रों का गिरता स्तर, अपव्यय अवरोधन की समस्या जिसे हम कहते हैं वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन प्रॉब्लम। ठीक है, ये हमारे छात्रों का गिरता हुआ स्तर कि डिग्रेडेशन ऑफ स्टूडेंट्स, और छात्रों के स्तर में अंतर, डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे 3 पॉइंट्स आवश्यकता के हो गए। और आज हम लोगों ने उद्देश्य को कवर किया, आज हमने आवश्यकताओं को कवर किया। नेक्स्ट अपने खंड में हम क्षेत्र को लेकर आएंगे और फिर क्षेत्र के बाद कुछ जो प्रकार मैंने क्लियर कर दिए, खैर छोटे में थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये इनके अधिगम के प्रकार थे। और उसके बाद हम अपना इसी से जुड़ा जो आधा खंड था, याद होगा आपको, शिक्षण अधिगम सामग्री, उसको हमें कवर करना। तो इतना हमने कर दिया। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे, इतने अच्छे समझाए गए हैं, उद्देश्य आपके कवर हो गए, समझ में आ जाती है तो पॉइंट लिखने में आसान रहता है और रटना नहीं पड़ता है। उसके बाद आपकी आवश्यकताओं के लिए 3 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, इनको आप कवर करिए और उसके बाद आगे बढ़िए। आगे क्लास में हम कवर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट इसके पॉइंट को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।